हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर जीपैट एंड नाइपर 2025। हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है जीपैट एंड नाइपर 2025 के लिए, उसके अंडर में हमने फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी स्टार्ट करी है। इसमें फार्मास्यूटिक्स में हमने पहले कुछ टॉपिक फार्माटेक के कवर किए, हमने टैबलेट कवर किया, प्रीफॉर्म कवर किया, कैप्सूल कवर किया, माइक्रो एनकैप्सुलेशन कवर किया, फिर इनके पीवाईक्यूज डिस्कस किए। उसके बाद हमने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट करी, जो कि हमने अबाउट 4 लेक्चर्स में हमने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दी है। ऑलरेडी कवर्ड है, चैनल पे जाके देखो। आज से हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल फार्मेसी एंड मे बी विद इन 5 to 6 लेक्चर या अबाउट 7 भी हो सकते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा डिटेल देखेंगे हम, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इतने में हम इसको भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज इसका पहला लेक्चर है। आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम माइक्रोमैग्नेटिक्स एंड पाउडर रियोलॉजी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ में कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। चीज़ें कैसी लग रही हैं आपको, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और बाकी फार्माकोलॉजी भी इसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, तो वो भी जाके एक बार आप चैनल पे चेकआउट कर लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है, काफ़ी हेल्प होने वाली है आप लोग के लिए, ठीक है। और साथ में मैं भी प्लान कर रहा हूँ 2-3 वीडियोज़ से, मतलब 2-3 वीडियोज़ क्या, अबाउट 5 to 10 वीडियोज़ की एक सीरीज़ प्लान कर रहा हूँ मैं, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर कराऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या हो जाएंगे, लाइक जैसे मैंने बोला था आपको कि जितने आप वो होते हैं, जितने आपके इक्विपमेंट्स और इक्वेशंस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी आप लिस्ट बना लो। अगर आपने बना ली है, वेल एंड गुड। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं कवर करा दूँ एक वीडियो में, पूरे फार्मास्यूटिक्स में जितने इक्वेशंस हैं, जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे कवर करा दूँ। फिर मैं सोच रहा हूँ फार्माकोलॉजी में कि कंप्लीट जितने भी वो है, क्या बोलते हैं, हमारे जितने भी ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं वो करा दूँ। ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी करा दूँ। उसके बाद जितने भी सिंड्रोम्स हैं, जितने भी ड्रग इंटरेक्शंस हैं, जितने भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ये सब एक छोटे अबाउट 5 to 10 मिनट्स की वीडियो में, मैक्सिमम 15 मिनट्स की वीडियो लेंगे और उसमें उसको हम कवर करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग ये सीरीज़ देखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। कुछ और भी इस सीरीज़ में मैं इंक्लूड कर लूँ, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, तो उसको विद इन ट्रिक, विद ट्रिक्स लाइक डिसोल्यूशन के अपरेटस की ट्रिक के साथ एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो में डाल दूँ। तो ऐसे मैंने कई सारी वीडियोज़ मैं प्लान कर रहा हूँ। आप लोग अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि वो भी मैं उसमें इंक्लूड करके अबाउट एक 15 to 20 वीडियोज़ की प्रॉपर सीरीज़ बना दूँ, जो आप लोग का जो प्रिपरेशन है वो इन्हेंस कर दे, मैक्स कर दे। और वो भी उसमें ऐसे ऐसे टॉपिक जो आपको हार्ड लगते हो। एक मैं नेम रिएक्शन की भी सीरीज सोच रहा हूँ कि विद इन ट्रिक्स के साथ नेम रिएक्शन करा दूँ। तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो आप सोच भी बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप बता देना, ठीक है। चलो, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है, फटाफट से ख़त्म करेंगे। ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला है नहीं, आप बचपन से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हो कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, मैटर क्या होता है। सबसे पहले मैटर एक सब्सटेंस होता है जो क्या हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका पास क्या हो, मास हो, ठीक है। और उसके बाद मैटर को हम 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। सॉलिड आपको पता ही है, टैबलेट, कैप्सूल, ये हमने फार्मा के फॉर्म में बताया। बाकी आपके आसपास टेबल, चेयर, ग्लास, बॉटल, जितनी चीज़ें हैं सब वो सॉलिड सारी मैटर के अंदर ही आती हैं। लिक्विड की बात करें तो हमने फार्मा में सिरप एंड सॉल्यूशन की बात की। आप मिल्क ले लो, वाटर ले लो, जूस ले लो, सब आपकी उसमें आते ही लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है। गैसेस की बात करी तो एरोसॉल हो गया, हमारा एक गैसियस फॉर्म हो गया। बाकी जितने भी हमारे अलग अलग फॉर्म्स हैं, लाइक आपके गैसेस, जितने भी गैसेस हैं, डिओडोरेंट्स है, वो सारी चीज़ जो आप यूज़ करते हो सारी गैस फॉर्म में आती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक हमने 3 फॉर्म का ये डायग्राम है, ये है गैस, ये है लिक्विड एंड दिस वन इज सॉलिड फॉर्म, ठीक है। अब अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन, और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। ये बात ध्यान रखना आप लोग। फिर अगर हमारा गैस से, उसके बाद हमारा लिक्विड है, लिक्विड से अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे फ्रीजिंग, और सॉलिड से अगर मेल्टिंग में कन्वर्ट, सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे मेल्टिंग। सेम अगर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे डिपोजिशन, और अगर हमारा गैस सॉलिड से जिसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है कि कौन सी क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजीज हमें यूज करनी चाहिए, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी। अब देखो कुछ एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो 3 चीज़ें होती हैं। अभी जैसे हमने उस डायग्राम में देखा, क्या होता है, सबसे पहले होता है सॉलिड, ठीक है। फिर उसके बाद ये कन्वर्ट होता है, हमारा इंटर कन्वर्टेबल होता है किसमें, इधर हमारे पास यहाँ आ जाती है लिक्विड, ठीक है। उसके बाद अपने पे यहाँ पे एक इंटर कन्वर्टेबल होता है, यहाँ पे आ जाती है गैस। 3 चीज़ हमने पता है। हमने बताया कि अगर सॉलिड से लिक्विड गया मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड आया फ्रीजिंग, ये बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, वो सारी चीज़ें हमने बता दी। अब अगर हम गैस को भी फर्दर हीट करें तो क्या होगा,
अगर हम गैस को भी और हीट कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वो कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मा में। ये ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं है, ये प्लाज्मा दूसरा है। प्लाज्मा या इसको हम लोग आयनाइज फॉर्म ऑफ गैस भी बोलते हैं, ठीक है, आयनाइज फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। प्लाज्मा या आयनाइज फॉर्म ऑफ गैस है। दूसरा, अगर इसी गैस को हम 0 केल्विन पे कूल कर दें, 0 केल्विन, या इसी को हम लोग और बोलते हैं -273 डिग्री सेल्सियस, अभी कन्वर्जन भी देखेंगे हम लोग इसमें, -273 डिग्री सेल्सियस पे कूल कर दे तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, उसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, या शॉर्ट में इसको हम लोग रखते हैं BEC। समझ गए बात को, ये चीज़ें हो गई। अब जैसे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों चीज़ें हो गई, अब इन तीनों के बीच ये कुछ इंटरमीडिएट स्टेट्स भी एग्जिस्ट करती हैं। तो सॉलिड और लिक्विड के बीच की जो इंटरमीडिएट स्टेट है उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल। और लिक्विड और गैस के बीच की जो इंटरमीडिएट स्टेट है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। समझ गए बात को। तो ये एक और पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। सॉलिड लिक्विड गैस हो गई, उसके बाद इसका कन्वर्जन मैंने पिछले उसमें इमेज के साथ बता दिया। गैस को अगर हम और फर्दर हीट करते हैं तो प्लाज्मा या आयनाइज फॉर्म ऑफ गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर उसको हम गैस को सडनली 0 डिग्री पे -273 डिग्री सेल्सियस पे या 0 केल्विन पे कूल कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है, उसको एक फॉर्म बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या BEC बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड के बीच की जो स्टेट है उसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल, और लिक्विड और गैस के बीच की जो स्टेट है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये बेसिक से आपको पता होंगे, नहीं पता तो अभी आप नोट्स में ऐड ऑन करो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा सा उसको, और हम मैटर को थोड़ा सा और क्लासीफाई करेंगे। ये भी बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है, आपने पढ़ा हो 11th-12th में पढ़ाते हैं इसको, अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो हम बताएंगे। देखो, अगर सबसे पहले हम मैटर देखेंगे, अगर मैटर फिजिकली सेपरेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर फिजिकली सेपरेट हो सकता है तो उसको हम लोग मिक्सचर बोलेंगे, और अगर नहीं हो सकता तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस है। अब मिक्सचर में क्या है कि देखेंगे कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म है कि नहीं। अगर उस मिक्सचर का कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म है तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोल देंगे। अगर उसका कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है तो उसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोल देंगे। अब होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया आपका सिरप, हेट्रोजीनियस हो गया सस्पेंशन एंड इमल्सन, खत्म। सेम अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें, सॉरी, तो अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे तो देखेंगे क्या वो केमिकली डिकम्पोज हो सकते हैं कि नहीं। अगर वो केमिकली डिकम्पोज हो सकते हैं तो उनको हम लोग बोल देंगे क्या, कंपाउंड, मतलब केमिकली उसको तोड़ा जा सकता है कि नहीं। और अगर नहीं हो सकते हैं उनको और केमिकली नहीं तोड़ा जा सकता तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, एलिमेंट। ओके, समझ में आ गई बात है। चलो, तो ये एक बेसिक सा मैटर का क्लासिफिकेशन है, बहुत बेसिक, आपको पता होगा। अब थोड़ा सा और हम ये चलेंगे, ये भी बेसिक ही है चीज़ें, अभी हम कुछ नई चीज़ें लेके नहीं आ रहे हैं, ये पूरा टॉपिक ही बेसिक है, तो आपको बस रिकॉल करनी है, टाइम पे चाहिए। अब 3 टाइप के मैटर हमने देखे, सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। तीनों का एक ही प्रॉपर्टीज़ है। वॉल्यूम बात करें तो सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम है, लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम है, बट गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। शेप का बात करें तो सॉलिड का जो फिक्स डेफिनेट शेप होता है, जबकि लिक्विड का हमारा कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, वो जिस कंटेनर में हम डालेंगे उसका शेप वो ऑक्यूपाई कर लेता है। सेम फॉर गैसेस, इनका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करें, अब यहाँ पे फोर्स है, स्पेस, फोर्स और स्पेस में अंतर होता है, उसको ध्यान में रखना। फोर्स की बात करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, और स्पेस की बात करेंगे तो सबसे कम होगा सॉलिड में। लिक्विड में स्पेस कम होगा बट सॉलिड से ज़्यादा होगा, और गैसियस में मैक्सिमम स्पेस होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इसमें मैक्सिमम होता है, लिक्विड में लेस देन सॉलिड, और गैसेस में लीस्ट होता है। फ्लूइडिटी, ये लिक्विड सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड में कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, लिक्विड्स में स्लाइटली कंप्रेसिबिलिटी होती है, और गैसेस में हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। डिफ्यूजन में सॉलिड में कोई डिफ्यूजिबिलिटी नहीं होती, मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज नहीं कर सकते, बट लिक्विड्स में स्लाइट डिफ्यूजिबिलिटी होती है, और गैसेस में हाई डिफ्यूजिबिलिटी होती है। ओके, तो ये हमारा एक क्लासिफिकेशन पार्ट था। अब हम देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा बात कर लें कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अब देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में देखें तो मेनली अगर हम देखें तो तीन तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है। कुछ होती है एडिटिव प्रॉपर्टीज़, दूसरे होता है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, एंड थर्ड वन इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द मास। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, PYQ आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडिटिव प्रॉपर्टी, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है कि टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स, मतलब क्या है कि एटॉमिक जितने एटम्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड होनी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एडिटिव प्रॉपर्टी। की अगर नंबर ऑफ एटम्स बढ़े या कम हो तो उसके हिसाब से वो चेंज हो जाए, उसको हम लोग बोलते क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। समझिए बात को। सेम कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ
अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये अरेंजमेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वो हमारा ये क्या हो रहा है, ये टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम नंबर्स पे डिपेंड कर रहा था, ये अरेंजमेंट ऑफ एंड काइंड ऑफ एटम्स पे, ठीक है। कितने तरह के अरेंजमेंट्स और कितने टाइप के अरेंजमेंट एटम्स है उस पर डिपेंड करता है, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल रोटेशन। फॉर एग्जांपल अब देखो इसमें हमने देखा मॉलिक्यूलर वेट, ये एडिटिव प्रॉपर्टीज। अगर हम एक कोई भी सॉलिड क्रिस्टल लेते हैं, उसका मान लो हमने इतना बड़ा टुकड़ा लिया, ठीक है। अब एक मिनट, ठीक है, एक हमने इतना इतना बड़ा टुकड़ा टुकड़ा लिया, पार्ट लिया इसका, और एक हमने थोड़ा सा बड़ा पार्ट ले लिया। अब अगर हम मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो ये टोटल एटम्स पे डिपेंड करते हैं, तो उसमें डिफरेंस आएगा। बट अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल रोटेशन की बात करें तो वो चाहे इस पार्ट की बात कर लो या इस पार्ट की, दोनों में सेम होगा। अगर ये हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही होगा, ठीक है। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा अरेंजमेंट पे डिपेंड कर रहा है, एटम्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, नंबर ऑफ एटम्स एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। आप सिंपल सा याद रख लो, सिंपल सी बात है कि आप याद रखो एडिटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है किसमें, नंबर पे, ठीक है। और ये डिपेंड करता है अरेंजमेंट पे, बस खत्म बात। नंबर्स पे कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है कि प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ स्पीसीज और पार्टिकल्स प्रेजेंट गिवन अ गिवन सॉल्यूशन। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज या पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कितने एटम्स प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करता है। इसमें हमारे पास देखो 1 2 3 4 क्या क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको आपको याद रखना है क्योंकि इससे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब एक चीज और होती है कि दो पार्ट पे और क्लासिफाई, अगर हम वॉल्यूम की बात कर लें तो वॉल्यूम के बेसिस पे दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम और प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, उसको बोलते हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। सेम जैसे मैंने अभी बताया कि टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी। अब अगर आप कोई इतना बड़ा पार्ट ले लो या कोई इतना बड़ा सा पार्ट ले लो, सेम अगर सेम कंपाउंड का है तो उसकी डेंसिटी, विस्कोसिटी सेम ही रहेगी, सरफेस टेंशन सेम रहेगा, बट मास, लेंथ एंड वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, एक एक स्टेट उठाएंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। बेसिक आपको पता होगा, बेसिक यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगा मैं, जो जो इंपॉर्टेंट थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उसको फटाफट से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गैस स्टेट की बात करते हैं। गैस सब्सटेंस दैट हैज नो फिक्स साइज और शेप, ये आपको पता है। द फिजिकल बिहेवियर ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब गैस का जो फिजिकल बिहेवियर है वो केमिकल नेचर से रिलेट नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है। और प्रेशर को मेजर करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, बैरोमीटर। और सेम अगर हम रिसेप्टर की बात करें तो कौन सा रिसेप्टर है जो बॉडी में प्रेशर को मेजर करता है, वो होता है बैरो रिसेप्टर, ठीक है। तो बैरोमीटर, जहाँ बैरो वर्ड आ रहा है मतलब वो आपको प्रेशर से कोरिलेट करना है। मॉलिक्यूल्स इन गैस आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ विग्रस एंड रैपिड मोशन। गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैपिड मोशन होते हैं और रैंडम पाथ में ट्रैवल करते रहते हैं। और गैस की जो डेंसिटी होती है वो हमेशा लो होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। चलो, ये यहाँ पे एक टेम्परेचर कन्वर्जन। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट हम देखेंगे, टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको केल्विन से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि K इज इक्वल टू C प्लस 273.50, ठीक है, 273.50। मतलब अगर आपको केल्विन में वैल्यू दी है तो आपको उसमें क्या करना है, अगर आपको सेल्सियस में वैल्यू दी है तो उसमें 273.15 ऐड कर दो, और अगर आपको केल्विन में दी हुई है तो उसमें से 273.15 ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है कि 16 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो तो आपको पता है K इज इक्वल टू C प्लस 273.15। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आएगा 16 प्लस 273.15, और यहाँ पे आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा क्या, 289.15। समझ गए बात? तो इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो। सेम अगर आपको केल्विन में दिया है उसको सेल्सियस में करना तो इसका उल्टा कर सकते हो, ठीक है। अब इनका फ़ारेनहाइट से क्या रिलेशन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, हम 11th-12th में पढ़ते आ रहे हैं, तो उसको आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ क्या है कि अ लॉ दैट डिस्क्राइब द आइडियल गैसेस आर कलेक्टिवली आइडियल गैस रिफर टू द आइडियल सिचुएशन वे। अब आइडियल गैस क्या होती है, एक आइडियल सिचुएशन होती है कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे कोई इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही है और उनके नो एनर्जीज एक्सचेंज अपॉन द कोलिजन, कोलिजन में कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। मतलब अभी हमने पीछे देखा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो उनकी वेलोसिटी हाई होती है और वो विग्रस एंड रैपिड मोशन शो करते रहते हैं। और जब वो रैपिड मोशन शो करेंगे, लाइक इससे मॉलिक्यूल्स है तो इधर भी मूव कर सकता है, कोई इधर मूव कर रहा है, ऐसे कई सारे आपस में रैंडम मोशन मूवमेंट हो रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे से कोलाइड
कोलाइड भी करेंगे। तो जो आइडियल कंडीशन है उस कंडीशन में क्या है कि इनके कोलिजन में कोई भी एनर्जी का जो ट्रांसफ़र वो नहीं होना चाहिए और कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, आइडियल कंडीशन। और उस कंडीशन को ही सूट के लिए हमें जो एक गैस लॉ दिया है उसको बोलते हैं आइडियल गैस लॉ, जो कि है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पे पी जो है वो प्रेशर है, वी जो है हमारा वॉल्यूम है, आर जो है गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.987। ये आपका जीपैट 2021 का क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ लो। आपको ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ज़रूरत है। फिजिकल फार्मेसी में आपको वैल्यूज से थोड़ा सा ध्यान रखने, दोस्ती बना के चलनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर टी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और अगर ऐसी कंडीशन ले लें जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और प्रेशर 1 एटीएम हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी। कहीं कहीं आप लोग दिखा होगा कि एट एसटीपी दिस कंडीशन शुड बी फॉलोड, या एट एसटीपी पे ये वैल्यू होती। तो एसटीपी क्या होता है, वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है उसको हम 0 डिग्री कंसीडर करते हैं, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, प्रेशर जो होता है उसको 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट्स हो दैट एसटीपी पे क्या होता है, एट एसटीपी 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाइड कितना लीटर ऑक्यूपाई कर सकती है, 1 मोल आइडियल गैस की 22.414 लीटर ऑक्यूपाई कर सकती है एट एसटीपी। एसटीपी मतलब हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके। और एसटीपी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटीएम प्रेशर इज द एसटीपी। चलो, अब हम बात करेंगे कि ये तो हमने आइडियल गैस लॉ आप फॉलो कर लिया। अब कुछ और भी लॉज दिए गए हैं जो थोड़ा सा हम लोग उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अलग अलग लॉज है। सबसे पहले आता है हमारे पास बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट अ प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। मतलब क्या, सिंपल सी इसने ये दिया है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और जिससे हमें रिलेशन निकल के आता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 P2। ठीक है, चार्ल्स भाई साहब ने क्या किया कि दिस लॉ स्टेट दैट द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट, मतलब क्या, एट अ फिक्स्ड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या किया कि प्रेशर को फिक्स कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे उसमें जब प्रेशर फिक्स हो गया तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। गेल-लुसाक लॉ ने क्या किया, गेल-लुसाक लॉ ने भाई साहब ने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, तो वहाँ पे क्या किया कि प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज किया, तो जो रिलेशन निकल के आया P1 इज अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। तो आपको क्या रखना है इसमें, आपको ये याद रखना है कि किसने क्या चीज़ें कांस्टेंट करी। ठीक है, तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ। बॉयल्स में हम क्या बॉयल करते हैं, बॉयल हम करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं तभी बॉयल होता है ना। तो इन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। चार्ल्स लॉ, इन्होंने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि जो चार्ल्स था वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए उसने क्या किया कि प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो था अपना लास्ट जो गेल-लुसाक लॉ, उन्होंने भाई साहब ने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। अब इन भाई साहब ने लोगों ने एक-एक कांस्टेंट किया था। अब आते हैं एवोगाड्रो साहब, उन्होंने कहा कि भाई एक-एक को क्यों कांस्टेंट कर रहे हो, हम दोनों को कांस्टेंट कर देंगे, हम 2 क्वांटिटी कांस्टेंट रखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांस्टेंट कर दिया टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों को कांस्टेंट कर दिया। तो उन्होंने फिर रिलेशन निकाला कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट कर दें तो हमारे पास बचता क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स वेयर V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 बाई N2। तो ये यहाँ पे इससे रिलेशन निकल के आया, किससे, एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 लॉस थे जिसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसी से हमने क्या किया कि गैसियस स्टेट के बारे में हमने पूरी डिटेल्स खत्म कर ली। अब इन लॉस को आप एक सिंपल सा ऐसे एक पेज में लेना और वहाँ से ऐसे लिखना सिंपल सा, चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट, रिलेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, सेम सॉरी बॉयल्स लॉ में, हाँ, और चार्ल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन निकल के आएगा ना, यहाँ से आपको रिलेशन भी तो निकाल के आना चाहिए ना, वेट अ मिनट, हाँ, यहाँ से जो रिलेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। ठीक, फिर आएगा गेल-लुसाक लॉ, वॉल्यूम कांस्टेंट P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। और सेम एवोगाड्रो लॉ, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर V1 बाई N1 इज इक्वल टू V2 बाई N2। खत्म बात। ठीक, तो ये बात थी हमारी गैसेस स्टेट की। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। ठीक है, लिक्विड स्टेट में ज़्यादा कुछ है नहीं, फटाफट से इसको भी खत्म करते हैं। लिक्विड स्टेट द स्टेट बिटवीन सॉलिड एंड द गैस स्टेट वेयर पार्टिकल्स आर नॉट एज टाइटली पैक्ड एज सॉलिड बट आल्सो डू नॉट हैव लार्ज एम्प्टी स्पेसेस लाइक गैस। मतलब गैस और लिक्विड, गैस और सॉलिड के बीच की स्पेस होती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस और फ्यूजन पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन पॉइंट, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस क्या होता है कि जब हम गैस को पे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं, पास आते हैं और उसका टेम्परेचर कम होता है। बट जैसे ही हम क्या करें कि उसके बाद वो क्या हो जाता है कि वो जो गैसेस हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। बट जैसे ही हम प्रेशर हटाते हैं वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, वापस से गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आपने डिओड्रेंट यूज़ किया होगा, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग गैसेस को
उसके अंदर कंप्रेस एकदम हाई प्रेशर के अंदर फिल कर दे, तो वो अंदर जाके जब आप शेक करो तो अगर गैस है तो आपको, बट आप अभी कंटेनर को शेक करो तो आपको दिखता है कि हाँ इसके अंदर लिक्विड लिक्विड जैसे मूव करने की आवाज़ आती है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो वहाँ से हमारा उसको हाई प्रेशर के अंदर फिल किया होता है। बट जैसे ही हम उसमें से क्या करते हैं, जैसे ही हम उसमें से प्रेशर को वो ऊपर से प्रेस करते हैं तो प्रेशर जैसे रिलीज होता है तो वो तुरंत वापस से गैस में कन्वर्ट होता है और वो बाहर निकल आता है। ठीक है, तो इस ये कौन सा फिनोमेना होता है? इस फिनोमेना को जो हम हाई प्रेशर के अंदर लिक्विड में कन्वर्ट होती है गैस, उसी फिनोमेना को बोलते हैं लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। व्हेन प्रेशर ऑफ गैस को इंक्रीज किया, जब गैस है ये, फिर उसको कूल किया गया, लॉस ऑफ सम काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, फिर उसको प्रेशर अप्लाई किया गया और प्रेशर जैसे ही अप्लाई किया गया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। मतलब सबसे पहले कूल करेंगे, उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा, लोअर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लोअर हुआ, तो उसका जो मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो जो इधर-उधर रैंडम मोशन हो रहा था, वो पहले कंट्रोल करेंगे हम। जब रैंडम मोशन कंट्रोल हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे और मॉलिक्यूल्स आपस में पास में आएँगे और थोड़ा-सा कनेक्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है? ये सिंपल सा फिनोमेना है हमारा किसका? ये हमारा फिनोमेना है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। ठीक? वो सिंपल सी चीज़ है, बहुत कुछ ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, इतना ही है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? अब हम थोड़ा-सा एक पॉइंट और देखेंगे लिक्विड स्टेट में। क्या है वो? जिससे हमारा अभी जी रिसेंटली 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं क्या है वो। 2 चीज़ें, एक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और दूसरा ये है हमारे पास, ये है यहाँ पे, ये क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। यहाँ पे एल की जगह एच आ गया, तो आप इस क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, इससे रिसेंटली 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की बात कर ले। द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ इक्वल टू द रेट ऑफ वेपराइजेशन एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर बिकम सैचुरेटेड एंड द डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। मतलब क्या? सिंपल सी बात है, जब हमारा जो रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल टू द रेट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो वेपर प्रेशर हमारा होगा वो सैचुरेट हो जाएगा और उसको हम उसमें हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। द प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड वेपर अबव द लिक्विड इज देन नोन एज द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। ठीक है, जब उस सैचुरेटेड प्रेशर के ऊपर जो प्रेशर होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। इसके बारे में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये रहा, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये क्या कह रहा है? वेपर प्रेशर एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप बनाई जाती है और इसका जो फॉर्मूला है log P1/P2 इज इक्वल टू डेल्टा HP अपॉन 2.303 R 1/T1 2 माइनस 1/T1। ठीक है, जहाँ पे P1 और P2 क्या है, हमारे वेपर प्रेशर्स है, T1 और T2 एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स और डेल्टा HP जो है वो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन अलग से लिख लेना। और रिलेशन किसके बीच में बताती है? क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एक और पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, जो है हमारा क्या, लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस। लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्लूइड्स या लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस या इसी को कॉम्प्लेक्स फ्लूइड्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं? एक बाइनरी मिक्सचर होते हैं दैट हैव को एग्जिस्टेंस बिटवीन द टू फेजेस। मतलब क्या है कि दो फेजेस के बीच में को एग्जिस्टेंस होती है, लाइक सॉलिड और लिक्विड। अब सॉलिड और लिक्विड देखो, मतलब एक ही फेज में दोनों फेज एग्जिस्ट करना, उसको हम लोग बोलते हैं को एग्जिस्टेंस या बाइनरी मिक्सचर बोलते हैं। लाइक सॉलिड और लिक्विड कहाँ साथ में एग्जिस्ट करते हैं? आप सस्पेंशन आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड साथ में एग्जिस्ट करते हैं एंड सॉल्यूशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल सच एज पॉलीमर्स। सॉलिड और गैस ग्रेनुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड गैसेस फोम। लिक्विड और गैस कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? फोम में। लिक्विड और लिक्विड कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? इमल्सन में। इसमें क्या होता है? दे एग्जिबिट usual mechanical response to applied stress or strain due to the geometrical constraints that the phase coexistence imposes। मतलब सिंपल सा क्या है? सिंपल सा मतलब एग्जांपल के तो समझेंगे। सेविंग क्रीम, जब नॉर्मल अगर आप रखो सेविंग क्रीम पे, जब उस पर कोई भी स्ट्रेस नहीं है, तो जो फोम है वो दूर से दिखने में क्या लगता है कि भाई हाँ सॉलिड फोम रखा हुआ है। बट जैसे ही उस पर हम लोग वो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, उसमें थोड़ा सा फ्लो करोगे तो वो फ्लो, थोड़ा सा वेट रखोगे या थोड़ा सा फोर्स लगोगे तो फ्लो नहीं करेगा। बट उसका जो एक एडेक्वेट स्ट्रेस है, मतलब एक डेफिनेट स्ट्रेस, जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जब लगाएंगे तो हम सेविंग क्रीम को ईजिली फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, तभी तो वो फ्लो करके आराम से हमारा फोम, उससे जो कंटेनर है उससे बाहर निकल के आती है एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लगाने के बाद। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, यही एक लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस का एग्जाम्पल्स है। अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं। आप याद रखना चाहो रख सकते हो, भूलना चाहो भूल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अगली चीज़ बताऊंगा वो मत भूलना। ये भूल सकते हो, आपका मन हो तो ये भूल जाना, बट अभी जो अब बताने वाला हूँ ये मत भूलना। ठीक है, चलो अब जो हम बताएंगे वो है लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं? ये मीजोफेज होते हैं। मीजोफेज क्या होते हैं कि मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच में आने वाली चीज़ होती है क्या, लिक्विड क्रिस्टल। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट, हमें ये पता है कि हम सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, बट वो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है।
ठीक है, वो कभी भी डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। वो क्या होता है कि एक आइसोट्रोपिक फेज में कन्वर्ट होता है, एक इंटरमीडिएट फेज में, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल फेज। क्या वो किस में कन्वर्ट होता है? पहले एक इंटरमीडिएट फेज में कन्वर्ट होता है, जिस फेज को हम लोग बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल फेज। दिस फेज एग्जिस्ट बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट्स। ये क्या होता है? लिक्विड और सॉलिड स्टेट के बीच में ये फेज एग्जिस्ट करती है। इसके पास दोनों लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टी होती है। अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इसको हम लोग बोल सकते हैं, लाइक इसको हम लोग लिक्विड क्रिस्टल स्टेट, मीसोफेज या मीसोमॉर्फिक फेज भी बोलते हैं। लिक्विड क्रिस्टल रिटेन दियर ड्यूअल लिक्विड एंड सॉलिड नेचर ओनली ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे ही इसका ड्यूअल नेचर, मतलब लिक्विड क्रिस्टल स्टेट में ये रहते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दिया और प्रेशर कम कर दिए तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम क्या करें कि टेम्परेचर कम किए और प्रेशर में कन्वर्ट, सॉरी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम लोग क्या किए कि टेम्परेचर कम करके प्रेशर बढ़ा दिए तो वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, समझिए बात को। मतलब क्या है कि लिक्विड क्रिस्टल का जो एग्जिस्टेंस है वो एक डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर हम क्या करें कि टेम्परेचर को बढ़ा के और प्रेशर को घटा दें, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा के प्रेशर को घटा दें, उसके बाद क्या होगा, तो उस कंडीशन में हो जाएगा कि जो वो ऑर्डिनरी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर हम टेम्परेचर कम करके प्रेशर बढ़ा दें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टी, अब देखो हमने बताया कि सॉलिड और लिक्विड और सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। सॉलिड ही कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो कर सकता है? ऑर्डिनरी अरेंजमेंट होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, और लिक्विड की जैसे फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये लिक्विड की ये प्रॉपर्टीज हमारे लिक्विड क्रिस्टल में होती है, मतलब उसके दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। अब लिक्विड क्रिस्टल कुछ कितने टाइप के होते हैं? लिक्विड क्रिस्टल मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से लिक्विड क्रिस्टल हैं? सबसे पहला एक है हमारे पास न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, जिसको थ्रेड लाइक होता है। दूसरा होता है सोमैटिक लिक्विड क्रिस्टल, जो कि सोप लाइक होता है। ठीक है, न्यूमेटिक क्रिस्टल थ्रेड लाइक, सोमैटिक क्रिस्टल जो होता है सोप लाइक या ग्रीस लाइक होता है। और एक होता है कॉलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, जो कि क्रिस्टल टाइप का होता है। ठीक है, अब न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में क्या होता है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पैरेलल होते हैं, बट मोबाइल इन 3 डायरेक्शन, और रोटेशन नहीं होता इसमें। मतलब इसमें जो मोबाइल होता है वो 3 डायरेक्शन में मूव तो कर सकते हैं, बट रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये इसमें लेयर्ड होते हैं, 2 डायरेक्शन में मोशन होता है, और साथ में एक एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, एक एक्सिस पे ये रोटेट कर सकते हैं। इसका जो मॉलिक्यूल्स है 180 डिग्री टर्न कर सकता है, हेलिक्स स्ट्रक्चर बना सकता है, और ये एथलियोस्क्लेरोसिस में इन्वॉल्व है। ये हमारा 2011 का क्वेश्चन था, कॉलेस्ट्रिक, जो कॉलेस्ट्रिक हमारा लिक्विड क्रिस्टल होता है। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग टाइप के लिक्विड क्रिस्टल्स थे। इसी के साथ हमने 2 फेजेस कवर कर दिए, गैसियस फेज एंड लिक्विड फेज। अब हम बात करेंगे हमारी जो थर्ड फेज है, जो कि कौन सी फेज है? सॉलिड्स है। अब हम सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या होता है? सॉलिड्स हमें पता है, ये सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर जिसका फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर टाइटली और क्लोजली पैक्ड होते हैं। द गैप बिटवीन द पार्टिकल्स आर टाइनी, इसीलिए उसमें क्या होता है कि उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन मेटालिक बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड्स, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, ये अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं। 2 टाइप के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन इज एमोर्फस सॉलिड। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ 3 डायमेंशनल ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होते हैं? 3D ऑर्डर में अरेंज होते हैं पार्टिकल्स, एंड हैव इक्वल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड एनाइसोट्रोपिक होता है, और दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड, फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड एंड डायमंड्स। ओके, नेक्स्ट वन इज एमोर्फस सॉलिड्स। एमोर्फस सॉलिड्स क्या होता है कि वर्ड एमोर्फस ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जिसका क्या मतलब होता है? शेपलेस। इट हैज इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नॉट इक्वल, और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स भी क्या होती है? वेरी करती है। दे हैव अ अनडिफाइंड ज्योमेट्रिक शेप। इसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं, और आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। नेपथलीन ग्लास इसका एग्जांपल है। किसी भी ज्योमेट्रिकल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल, और जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसको मैं इतना डिटेल में नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने क्रिस्टलाइन, एमोर्फस, पॉलीमॉर्फिज्म सब कुछ बताया है किस लेक्चर में। सारी चीज़ें मैंने बताई है आपको जब मैं प्री फॉर्म का लेक्चर ले रहा था, लेक्चर नंबर 1 या 2 में मैंने सारी चीज़ें इन डिटेल डिस्कस की है। तो एक बार जाके वो वीडियो देख लेना, मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा उसका, वो जाके एक बार देख लेना। अगर देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो एक बार जाके वहाँ देख लेना। वहाँ पे मैंने क्रिस्टलाइन और एमोर्फस को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल डिस्क्राइब किया, उनके डिफरेंसेस सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर की हुई, तो आप जाके एक बार उसको चेकआउट जरूर करें। ठीक है, चलो।
आगे बढ़ते हम लोग एक बार पॉलीमॉर्फिज्म भी वहाँ बहुत अच्छे से बताया, पॉलीमॉर्फिज्म, सूडो पॉलीमॉर्फिज्म, सारी बातें वहाँ हो रखी हैं। एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। डिफरेंट फॉर्म्स हैव द सेम, इसमें क्या होता है सेम केमिकल कंपोजिशन हो सकता है बट जो उसका अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो डिफर करता है। इससे क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस एंड सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस आता है। कार्बन एग्जिस्ट एज बोथ ग्रेफाइट एंड डायमंड, दोनों फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है। ये एक उसका पॉलीमॉर्फ का एग्जांपल है, और भी कई सारे एग्जांपल सब कुछ मैंने उसमें बता रखा है। अब उसको जाके आपको एक बार देख लेना, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका है बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब हमें पता है कि जो मैटर में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स तो होगी जिससे वो बाइंड होके आपस में वो रहते हैं, अटैच रहते हैं। तो उसी को फिनोमिना को बोलते हैं क्या, उसको हम लोग उसमें आते हैं बाइंडिंग फोर्सेस। अब बाइंडिंग फोर्सेस कई तरीके की आती है। सबसे पहले बाइंड फोर्स आती है, एक रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस आती है। फिर आता है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो मॉलिक्यूल के अंदर होती है। फिर एक आती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है। और एक लास्ट पॉइंट आता है बॉन्ड एनर्जी का, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बात करते थे। रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करती हैं, सबसे पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करती है, दो पुल मॉलिक्यूल्स और एटम्स टुगेदर। ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स और एटम्स को जैसे आप देखो कि एक दूसरे के पास लाके अट्रैक्ट करके वो करती हैं। दे इंक्लूड, इसमें वंडरवॉल अट्रैक्शन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। रिपल्सिव फोर्स जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि हमारे पास क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे तो उनके क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ओवरलैप करेंगे, क्योंकि हमें पता है जैसे ये आउटर मोस्ट शेल पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर इनको हम बहुत क्लोज ले आएंगे तो ये इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ओवरलैप करने लगेंगे। तो इससे क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स होगा। ये क्या होता है, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा। और ये फोर्सेस क्या होते हैं कि ये फोर्सेस इसलिए होता है ताकि जो मैटर का जो है वो आपस में अगर बहुत एकदम ओवरलैप कर जाएंगे तो जो मैटर है वो कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर शेप मेंटेन करने के लिए इनमें बीच में एक डेफिनेट डिस्टेंस होना जरूरी है। तो इसी के लिए हमारे पास कोलैप्स जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए रिपल्सिव फोर्सेस होती है। बैलेंस क्या होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है उसको हम लोग बैलेंस बोलते हैं, कि इक्विलिब्रियम बैलेंस बिटवीन हमारा क्या, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। इसके अलावा दो टर्म्स और आते हैं जो आपको पता होंगे। एक आता है हमारे पास कोहेशन, एक आता है अपने पास कोहेशन या कोहेसिव फोर्स, दूसरा आता है अपने पास एडेशन या एडेसिव फोर्स, ठीक है। कोहेशन में क्या होता है, कोहेशन हमारे सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, ठीक है। सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगती हैं उनको बोलते हैं कोहेशन, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगती हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, एडेसिव फोर्सेस, ठीक। तो वो होता है हमारे पास कोहेशन एंड एडेशन फोर्सेस होती हैं, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के बारे में। इंट्रामोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। इसमें आता है अपने पास आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड, तीन बॉन्ड्स इसमें आता है, ठीक है। इसमें मतलब है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। सबसे पहले बात करें आयनिक बॉन्ड के बारे में। दिस इज बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है विद इन द एटम। एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर जब हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे एक ये इलेक्ट्रॉन था, ये पूरी तरह से सोडियम के पास आ गया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये जो बॉन्ड बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड, ठीक। दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि ऐसे एटम्स के बीच में बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सिमिलर होती है, और इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया। ये तीन टाइप का होता है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन क्लोरीन, अब यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे शेयरिंग देखने को मिलेगी। अब ऐसा नहीं कि ये सेम एटम में ही बनता, कभी कभी डिफरेंट में ही बन जाता है, लाइक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है तो ये शेयरिंग देखने को मिलेगी। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड थे। ये सारी बहुत बेसिक चीज़ें हैं यार, आप लोग 11th-12th से पढ़ते आ रहे हो, आपको बस थोड़ा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए सारे टॉपिक्स कवर करने का, इसीलिए मैं इसको आपको कवर करा रहा हूँ। मेटालिक बॉन्ड की बात करें तो दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग स्पेसिफिकली अकर बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल। मेटल्स के एटम्स के बीच में बॉन्डिंग, जैसा इसका नेम सजेस्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे मेटालिक बॉन्ड। अब नेक्स्ट जो होता है इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स। इंटरमोलिकुलर बॉन्ड क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है जो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में लग रही हैं। इसमें हमारा होता है क्या, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वंडर वॉल फोर्स, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो जैसे ये HCl के बीच में है, अब HCl और HCl के बीच में जो दो लग रही इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि एक ये HCl का मॉलिक्यूल और एक ये दूसरा HCl का मॉलिक्यूल इसके बीच में लग रही है। बट एक HCl के अंदर ही जो लग रही है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो लग रही है वो होती है क्या, इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। तो ये इंटर और इंट्रा का कॉन्सेप्ट आप समझ लो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इंटर और इंट्रा के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वंडरवॉल फोर्स। अब वंडरवॉल फोर्स क्या होती है, वंडरवॉल फोर्स आर द वीक फोर्सेस। ये क्या होती है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, चार्ज अक्रॉस द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड डाइपोल। अब डाइपोल क्या होता है, डाइपोल सिंपल से समझो, डाई मतलब टू, पोल मतलब सिंपल सी कोई भी चीज़ है जिसपे पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है। एक मॉलिक्यूल एटम ऐसे है जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है, उसको हम लोग सिंपल सा बोल देंगे क्या, वो डाइपोल होता है।
अब वंडरवॉल अट्रैक्शन हमारे पास कितने 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं इसको हम लोग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब डाइपोल डाइपोल ये हो गया हमारे पास, इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोल सकते हैं, या ओरिएंटेशन इफेक्ट या कीसम फोर्सेस बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। अब डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल ये क्या चीज होती है, लाइक एक तो हमारे पास क्या था, एक हमारे पास क्या था, ये पोलर था, इस पे यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। एक हमारे पास भाई साहब क्या थे, नॉन पोलर थे, इस पे कोई चार्ज नहीं था, बट इसकी पास में आने की वजह से इस पे भी चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब जैसे ये इधर नेगेटिव है, अब इसके इलेक्ट्रॉन से अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव जनरेट होगा। अब जब यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हुआ तो इधर साइड पे डेल्टा नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये पहले तो नॉन पोलर था, बट इसमें क्या हुआ, डाइपोल इंड्यूस कराया गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंड्यूस डाइपोल, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन या डिवाई फोर्सेस। फिर तीसरा जो होता है इंड्यूस डाइपोल ही होता है, भाई दोनों नॉन पोलर थे बट उसमें क्या हुआ, डाइपोल इंड्यूस कराया गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल। इसको डिस्पर्जन इफेक्ट या लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं। समझिए बात को। अब देखो, इसको याद रखने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे आपके 2018 में, 2023 में इस तीनों पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, जैसे डाइपोल को आपको याद रखना है, ठीक है। अब डाइपोल मतलब दीदी, DI दीदी, दीदी की चाबी, दीदी की क्या हो गई, की हो गई, और वहां पे क्या हो गया, की का क्या होता है, ओरिएंटेशन, ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब दूसरा होता है कि इंड्यूस डाइपोल, आईडी हो रहा है। आईडी मतलब क्या हो कि अगर हम बाहर लंदन जाएंगे तो हमसे क्या मांगी जाएगी, हमसे आईडी मांगी जाएगी, और आईडी नहीं मिला तो हमें वहां से डिस्पर्स कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, ठीक। तो ये होती है हमारे पास क्या, आईडी। अब एक पॉइंट और इसमें याद रखना है, इन तीनों फोर्सेस की वैल्यू आपको याद रखनी है। वैल्यू कैसे याद रखनी, कितनी वैल्यूज होती है इसकी, जो होती है 1 to 7, इसकी जो होती है 1 to 7 किलो कैलोरी, सॉरी वेट अ मिनट, ठीक है। इसकी जो होती है 1 to 7 किलो कैलोरी पर मोल होती है, ठीक है। और जो हमारी इसकी होती है डिबाई फोर्सेस की, इसकी होती है 1 to 3 होती है। और लंदन फोर्सेस की कितनी होती है, 0.5 to 1 होती है, ठीक है, 0.5 to 1, समझिए बात को, 0.5 to 1 होती है इसकी। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, और इसके नाम से आपको डिफरेंट जो अलग अलग नाम है वो आपको याद रखें, आपका काम हो जाए, ठीक है। इनको आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी जो कुछ रिमेनिंग बॉन्ड्स और फोर्सेज हैं उनके बारे में फटाफट से बात कर ले, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। Hydrogen bond is a strong type of dipole-dipole interaction that occurs between a molecule containing and a strongly electronegative atom containing a hydrogen, एक हाइड्रोजन है, and a strongly electronegative atom such as फ्लोरीन एटम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मतलब क्या, उसके पास ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, और साथ में क्या हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, फोन होना चाहिए उसके पास, सिंपली फोन होना चाहिए। इन ऑर्डर टू क्रिएट द बॉन्ड द हाइड्रोजन मस्ट हैव अ कोवैलेंटली अटैच्ड टू अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब क्या कि जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करना जाता है तो उसके साथ में क्या होना चाहिए कि दूसरे के साथ एक कोवैलेंटली अटैच्ड होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए, हम H2O का मॉलिक्यूल है, अब ये हाइड्रोजन एक इधर हमारा किससे अटैच है, कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। सेम यहाँ पे ये है, अगर यहाँ पे दूसरा एक ऑक्सीजन आ जाएगा तो उसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, समझिए बात को, ठीक। तो ये हमारा एक क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन है। बाकी केमिस्ट्री में आप इसके बारे में इन डिटेल पढ़ोगे कि क्या रीजन होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें होती है, वो हम यहाँ नहीं कवर करेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन ऑक्सीजन एटम, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कुछ नेक्स्ट जो है अपने पास लास्ट जो कुछ और बॉन्ड्स हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, किसमें, चार्ज आयन एंड मॉलिक्यूल दैट हैज अ डाइपोल। सिंपल सी बात है, एक चार्ज आयन है और जिसके बीच पास डाइपोल है, उसके बीच में इंटरेक्शन होता है, और ये हमारे डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड में बहुत ही क्रुशियल रोल प्ले करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक सॉल्ट इन वाटर। नेक्स्ट वन इज आयन इंड्यूस डाइपोल। आयन इंड्यूस डाइपोल में क्या होता है कि एक आयन होता है, उसका किसके साथ, इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल क्या होता है, मैंने अभी आपको बता दिया कि आयन और इंड्यूस डाइपोल के बीच में जो बॉन्ड इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आयन इंड्यूस डाइपोल। मतलब एक चार्ज आयन होता है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक। दो जनरली वीकर देन आयन डाइपोल इंटरेक्शन से वीक होते हैं, बट ये सॉल्वेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका एग्जांपल अगर आपको लिखना हो तो आप एग्जांपल लिख सकते हो, आयोडीन कॉम्प्लेक्स विथ सॉल्ट, ठीक है, आयोडीन कॉम्प्लेक्स विथ सॉल्ट, ये इसका एग्जांपल है, ठीक। अब नेक्स्ट जो आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, सिंपल सा कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, एक बॉन्ड स्ट्रेंथ का मेजर होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का इंडिकेशन होता है। इट इज अ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल। मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड होता है उनको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हीट रिक्वायर्ड होती है, उसी को हम लोग सिंपल सा बोल देते हैं बॉन्ड एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल लाइक ये NaCl का मॉलिक्यूल था, Na और Cl के बीच में बॉन्ड था, इसको ब्रेक करना है, NaCl को Na को अलग करना है, Cl को अलग करना है, ये हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, जितना हमें हीट देना है वही हमारी क्या हो जाएगी, उसी को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी, ठीक। सिंपल सा मैटर है, कुछ इसमें काम इतना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को कर दिया है फिनिश, ठीक है।
पहला टॉपिक फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का हमारा हो गया है कम। ओके, कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, स्लाइड्स कैसी थी, चीज़ें कैसी थी? मैंने कंसाइज़ वे में रखने का सोचा था, बट मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा-सा डिटेल कर लूँ, क्योंकि बहुत अगर शॉर्ट करा दूँगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बट जितनी चीज़ें मैंने बताई है, अगर आप इतना करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हो, तो मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ, इतना एश्योर कर सकता हूँ कि आपको क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलने वाले हैं। आप यहाँ से ईज़िली क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे, कुछ आपको डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली। बट आपको क्या करना है, आपको इसको ईज़ी अच्छे से नोट्स बनानी है। मैं ये जो पीपीटीज़ है मैं डाल दूँगा साइट पे, और टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दे रहा हूँ। थोड़ा-सा डिले हो सकता है, बट मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, वो मैं डाल दूँगा जल्दी ही। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करो, नोट्स बनाओ, और साथ में क्या करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है प्रैक्टिस करो, और टेस्ट दो। अब प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना, होना है। पर टॉपिक मिनिमम आपको 50 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। लाइक स्टेट्स ऑफ मैटर हमने सॉल्व किया, अब आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, कहीं से भी करो कोई मैटर नहीं है, आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। इसके पीवाईक्यूज़ मैं करा दूँगा। एक बार फिर अभी इंजीनियरिंग के कराने हैं, फिर उसके बाद मैं इसके भी करा दूँगा, जब तक ये कंप्लीट होने के बाद। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? साथ में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि लेक्चर की टाइमिंग सारे अपडेट्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप भी हमने एक नया बनाया है, उसको भी ज्वाइन करो। वहाँ से आप वहाँ भी अपने आप डिस्कशंस कर सकते हो, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कर सकते हो। यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर लो यार, साथ में एक बार चैनल विजिट कर लेना, काफ़ी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग के लिए वहाँ पे प्रेजेंट है, आप उसको देखो। और जो मैंने शॉर्ट वीडियोज़ की सीरीज़ की बात की थी स्टार्टिंग में, उसके बारे में कमेंट करके बता देना कि क्या-क्या और टॉपिक्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर आज का वीडियो हम लोग यही एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग माइक्रोमैटिक्स एंड पाउडर रियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो फिर आज का वीडियो यही एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।